अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो है आज जुडिशरी की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा वैसे तो जुडिशरी जो है बड़ी पाकिस्तान के साथ है, सिर्फ कुछ लोग जो हैं ये फेवर कर रहे हैं इमरान खान साहब को। ये आज बात कर रहे थे पीएमएलएन की जो जनरल काउंसिल मीटिंग हो रही थी, क्योंकि आपको हमने कल बताया था कि नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो वो कहते हैं जी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पाकिस्तानी जजेस हैं, तो आप पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे जजेस हैं, या जो भी कोई है जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखना चाहता है, वो हमेशा पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए सोचेगा। मोस्ट जजेस जो हैं वो पाकिस्तान के फ़ायदे और उसकी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक शीप हैं जुडिशरी में जो कि इमरान खान की हेल्प कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब केसेस थे, उन्होंने कभी भी बेल मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज हर तरह की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को बेल दी जाए। इसलिए कि भाईजान आपके भाई साहब जो है वो तो भाग जाते थे ना, उनको बेल की जरूरत ही नहीं है, वो तो मुल्क में रहते ही नहीं थे, तो खान साहब ने भागना नहीं है ना मुल्क से। तो इसलिए तो वो कहते हैं जी कि ये चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस या तो उनको बेल मिले या डिसमिस कर दिए जाएं। और वो कहते हैं जी कि खान साहब जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसीज कर रही हैं उनको हम फॉइल करेंगे, और ये जो कुछ भी कैंपेन खान साहब रन कर रहे हैं आर्मी की फैमिलीज़ के खिलाफ, उनको भी हम फॉइल करेंगे। वो कहते हैं जी अंडर नवाज शरीफ अब हम दिन और रात काम करेंगे और पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर लाएंगे, वैसा ही पाकिस्तान बनाएंगे जैसे कि अंडर नवाज शरीफ था 2017 में जब वो छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा जी कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको हटाया गया, उनको गलत किस्म के झूठे पैनामा और इकामा केसेस में फंसाया, और जो है इमरान खान साहब को लेकर आए, ज़बरदस्ती उनका मैंडेट छीना 2018 में, और अब हम नवाज शरीफ के अंडर जो है पंजाब में भी और बाकी सेंटर में भी दिन रात काम करेंगे पाकिस्तान के अपलिफ्ट के लिए। तो ये भाईजान पहले क्यों नहीं किया फिर, हैं जी, जिस वेले तुहानू भी इंटरम गवर्नमेंट मिली सी उस वेले कुछ क्यों नहीं किया तुसी। तो बहरहाल जी आज इन्होंने ये बहुत बड़ी जो है बातें की हैं। पीटीआई जो है यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़े आज गुस्से में नज़र आई। उसकी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब का इद्दत का जो केस था, जो उनका कहते हैं इल्लीगल मैरिज है उनकी वाइफ बुशरा बीबी के साथ, वो इस्लामाबाद के सेशंस कोर्ट के अंदर जो है उसको डिले किया गया है। पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये और ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डाली जा रही है। हालांकि इमरान खान साहब को बहुत सारे केसेस में बेल मिल चुकी है और वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको रखा गया है सिर्फ चीज़ों को लटकाने के लिए। और लास्ट वीक जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट जो था इद्दत केस का इसको रिजर्व किया था, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो है शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो इनके पहले हस्बैंड थे बुशरा बीबी के खबर माने का वो कुछ नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं इस पर जजमेंट नहीं दूंगा। तो जाहिर है कि केस पर लटक गया। ये जो है उनको रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये मर्डर ऑफ जस्टिस है और पिछले 2 साल से ये तमाशा चल रहा है। खान साहब को अगस्त में लास्ट ईयर जेल में डाला गया था तोशाखाना केस में, लेकिन फिर उसमें उनको बेल मिल गई थी, इसी तरह दूसरे केसेस में भी। लेकिन अब इद्दत और साइफर के केस में अभी तक उनको जेल दी हुई है, जो कि बिल्कुल बेसलेस केसेस हैं, जिसका कि कुछ लेना देना नहीं है खान साहब के साथ। लेकिन ये जो है तोशाखाना केस में भी उनको जो है वो बेल दी गई थी, उनकी जो सेंटेंस है सस्पेंड की गई थी, लेकिन अभी तक उनको रखा हुआ है चूंकि ये चीज़ों को लटकाना चाहते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जनाब तकरीबन कोई 1 महीने के बाद रिएक्ट किया है। जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरून ने बात की थी और फिर उसको एंडोर्स किया था ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने, कि जो पाकिस्तान के अंदर फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसमें सर्टन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उनका सिंबल नहीं दिया गया इलेक्शन का, और फिर उनको कंटेस्ट जो है वो नहीं करने दिया गया। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि ये डेमोक्रेसीज जो होती हैं उसके अंदर ये सारा कुछ नहीं होता है, और ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो उनको काम करना चाहिए यहाँ पे एक ओपन सोसाइटी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें चल सकें। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने एक बड़ा ही आज मुद्दबाना सा लेटर लिखा है। उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी एक पार्टी ने किया वो लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे। वैसे तो जिस वक्त असम्बलियाँ टूटती हैं तो 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन चूंकि कॉन्स्टेंटली फाइट चल रही थी उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बीच में, इसलिए जो है इलेक्शंस को भी डिले किया गया। और जो है वो लेकिन जब सुप्रीम
कोर्ट में ये मसला पहुंचा तो 12 दिन के अंदर ये हल हो गया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शंस हुए फरवरी 8 के। एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो फॉलो नहीं कर रही थी लॉ को और अपना इंट्रा पार्टी पोल्स नहीं करा रही थी, तो इसलिए आपका ये जो भी क्रिटिसिज्म है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और बिल्कुल सही नहीं है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट जो हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लास्ट मंथ बात कर रही थी और वो कोट कर रही थी ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरून को, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो भाईजान आपने जवाब तो बड़ा लंबा लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब, लेकिन कल जो नवाज शरीफ साहब बगैर किसी मुकाबले के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो आपको लग रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीएमएलएन में सही हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं? पीपीपी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि पीपीपी के अंदर इलेक्शन होते हैं हमें नज़र नहीं आते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पहले भुट्टो साहब थे, फिर उनकी बेटी आ गई, फिर जरदारी साहब, अब उनके जरदारी साहब के बेटे, अब वो बेटियों को लाने की कोशिश करें, तो ये इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और पीएमएलएन में ये इलेक्शंस हो रहे हैं कि अपोज जो है नवाज शरीफ साहब जी, यानी पूरी की पूरी जो पीएमएलएन है उसमें एक भी कोई काबिल आदमी नहीं है नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा है, इसलिए उनको जी फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया। बाकी तो बिल्कुल फिर इसका मतलब है लल्लू कटे आपने जमा किए हैं, फिर ख़त्म करें अपनी पार्टी अगर इतने नालायक लोग हैं आपके कि मतलब है नवाज शरीफ साहब ही बड़े कोई हार्वर्ड जो है वो स्कॉलर हैं, तो और उनकी पार्टी में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो उनके सामने खड़ा हो सकता है। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी एक जो पार्टी है उसके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने 50 दफ़ा कराए हैं, वो आपको मंजूर ही नहीं है, और दूसरी पार्टियों में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे सिरे से, कुर्सी पे बैठे होते हैं, तंबाकू रगड़ रहे होते हैं और बोलते हैं अच्छा जी बिलावल साहब को चेयरमैन बनाओ, अच्छा जी नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाओ, तो ये इलेक्शंस हैं और इस पर आप खुश हो। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। आज जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे केस जो है वो वही जो कश्मीरी पोएट है अहमद फरहाद, उसका जो डिसअपियर हो गया था उस सिलसिले में हो रहा था। और इन्होंने आज आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि जी इसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस है उसने इनको अरेस्ट किया है और उनकी कस्टडी के अंदर है। इनकी जो वाइफ है उरूज जैनब, उन्होंने केस फाइल किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मई 15 को, और उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड को फौरन रिकवर कराया जाए, जिनको के उठा के घर से इनके से ले गए थे मई 14 से, और उसके बाद से इनका पता नहीं चल रहा था। तो कोर्ट जो है उसने इनको कहा था कि फौरन जो है उसको रिकवर किया जाए और वो क्यों डिसअपियर हुआ है। आज उसकी पिटीशन जो थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सुन रहे थे, और जो उरूज जैनब की जो लॉयर हैं वो इमाम मज़ारी थी जो उनको रिप्रेजेंट कर गई थी, तो उनको जो है ये बताया गया कि जी ये जो दीर कोट कश्मीर पुलिस स्टेशन है उसकी रिपोर्ट है हमारे पास, जिसके के मुताबिक उन्होंने इसको जो है वो पकड़ा था। फेडरल लॉ मिनिस्टर आज़म तारड़ जो हैं नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और मई 21 को जो एजीपी हैं उन्होंने एश्योर कराया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि बिल्कुल वो पोइट साहब जो हैं उसको रिकवर करेंगे। तो बहरहाल जी आज ये आया कि जी आज़ाद जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने इनको अरेस्ट किया हुआ। अब क्या क्यों किया, किस लिए किया, वो तो अब ज़ाहिर है आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो कोई भी ज़रा थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है उसको उठा लेते हैं। फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जी केपी की गवर्नमेंट को कहा है कि जी जितने भी आपके जो बच्चियों के स्कूल टूट फूट गए हैं उनको ना सिर्फ हम बनाने में हेल्प करेंगे बल्कि आपको सिक्योरिटी भी देंगे। एक लेटर जो है जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने केपी के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो भी टेररिस्ट जो हैं जिन्होंने के वो सारे स्कूल जब आपने डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज किया था तो तोड़ दिए थे, ख़ास तौर पे जो गर्ल्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया था, क्योंकि लड़कियां जो हैं हमारे नेशनल जो प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका पढ़ना ज़रूरी है। उससे ना सिर्फ ये हुआ कि बच्चियों की तालीम रुकी बल्कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी लाइफ भी एंडेंजर रही, और हमारी प्रोग्रेस जो है जो हम करना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी, उसको नुकसान पहुंचा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ये स्कूल जो है रीबिल्ड किए जाएं, और एक टास्क फोर्स हमने प्रपोज किया बनाई जाए फेडरल और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए ना सिर्फ रीबिल्ड का बल्कि सिक्योरिटी देने का भी। तो ये लेटर आज भेजा गया है फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से इनको, तो देखेंगे अब इस पे और जो है क्या काम होता है। पाकिस्तान के जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी आए हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, और जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये जो फिस्कल ईयर 2024 जो है इसमें ज़रा थोड़ी सी उसने ग्रोथ दिखाई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा आज सामने आया था, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मंथली इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक फॉर मई 2024 जो है वो सामने लेकर आए हैं। मिनिस्ट्री का जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स विंग है उसने कहा जी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको दिख रही है और जीडीपी ग्रोथ जो है वो हौले हौले ऊपर जा
रही है, इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ रही है, और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो एग्रीकल्चर है, जिसने कि 6.25% से ग्रोथ दिखाई है। इसके साथ साथ जो हमारी क्रेडिट डिसबर्समेंट टू फार्मर्स है वो भी इंक्रीज हुई है, और इसकी वजह से इनपुट जो है वो ऊपर गया है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी 2024 के जो अब थर्ड क्वार्टर में हम दाखिल होने वाले हैं उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और ये आगे आगे इसी तरह जाएगा। 11 to 22 सेक्टर्स जो हैं उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ आई है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी प्राइसेस कम की जा सकती हैं। पेट्रोल की प्राइस जो है $5 ऑन जून 1 से नीचे आ सकती है। पेट्रोलियम डिवीज़न जो है उसने आज बताया है कि ऑल टुगेदर 5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये प्राइसेस नीचे आएंगी। इसमें जो डीजल की प्राइस है, यानी पेट्रोल की प्राइस 5 रुपीज़ पर लीटर से नीचे आएगी, डीजल की प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से नीचे आएगी। ये समरी जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको ओगरा भी कहते हैं, उसने फाइनेंस डिवीज़न को भेजी है, और अगर इसको जो है इनकी कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी होएगी और इसको अप्रूव किया जाएगा तो फिर प्राइसेस नीचे आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तीसरा रिडक्शन जो है फ्यूल प्राइसेस में आएगा। इससे पहले भी इस महीने के शुरू में जो पेट्रोल की प्राइस थी 15.39 रुपीज़ पर लीटर से नीचे आई थी, और डीजल की जो प्राइस थी 7.88 रुपीज़ पर लीटर से नीचे आई थी। इस वक्त पेट्रोल की प्राइस जो है वो 273.10 रुपीज़ पर लीटर है, और डीजल की 274.08 रुपीज़ पर लीटर है। पाकिस्तान जो है हर 15 डेज़ में पेट्रोल की प्राइसेस और पेट्रोल के प्रोडक्ट्स जो उनकी प्राइसेस रिवाइज़ करता है, और ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल की क्या प्राइस है और रुपी का जो है एक्सचेंज रेट क्या है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपी जो है ज़रा थोड़ा स्टेडी नज़र आ रहा है। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जी पाकिस्तान ने बड़ा ही सक्सेसफुली अपना जो सैटेलाइट है iCube कमर उसको लॉन्च किया है, और अब कल यानी कि जो मई 30 है उसको पाकिस्तान अपना लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 जो है उसको फ्रॉम जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से लॉन्च करेगा। इसके ऊपर बात करते हुए जो स्पार्को हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इनके इमरान साहब, उन्होंने कहा जी कि टीम बड़ी ही खुश है इसके ऊपर, और ये दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ टायरलेस एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉडबैंड और स्पेक्ट्रम और कनेक्टिविटी की जो ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, और पाकिस्तानी साइंटिस्ट का ये बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि इंटरनेट की जो सहूलतें हैं वो पाकिस्तान के रिमोट तरीन एरियाज़ के अंदर पहुँचें, और पाकिस्तान जो है वो डिजिटल पाकिस्तान की तरफ मूव करे। इसका जो लॉन्च है कल लाइव मीडिया को दिखाया जाएगा, स्पार्को का जो लॉन्च सेंटर है इस्लामाबाद और कराची में उससे, तो ये काफ़ी जनाब अच्छी खबर है। हिंदुस्तान के अंदर जनाब मारामारी चल रही है, और ये चलती रहेगी 1 जून तक, क्योंकि 1 जून तक जो है सारे इनके इलेक्शंस जो हैं वो पूरे होंगे, और फिर से आज जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े का समा हिंदुस्तान के अंदर देखा गया। सबसे पहले तो जो मोदी जी हैं उन्होंने कल्ड विप का जो एरिया है वहाँ पे बात करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल जो है अपना बॉर्डर चेंज करना चाहता है, यानी कि दीदी जो है ममता बनर्जी उसकी गवर्नमेंट जो है TMC तृणमूल कांग्रेस वो तो डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के अंडर, क्योंकि मुसलमानों को वो खुश करना चाहती है, और जो मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लाके बिठाना चाहती है अपने वोट के लिए। और वो कहते हैं जी कि आज उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर आफ्टर जून 4 6 महीने के अंदर इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक जल्जला आएगा। अब ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जल्जला किस टाइप का होएगा, पर उन्होंने कहा जी कि ये लोकसभा के इलेक्शंस के बाद यहाँ पे जल्जला आएगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को आज बेतहाशा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जी कि ये तमाम का तमाम जो बैकवर्ड क्लासेस का कोटा है ये ले लेके मुसलमानों को दे रही है, और उनको झूठे कैस्ट सर्टिफिकेट्स दे रही है ताकि सारा फ़ायदा उनको दिया जाए। ये लोग जो है CA यानी कि वो जो है इनका सिटीजनशिप एक्ट उसके ये इसलिए TMC खिलाफ है, क्योंकि ये चाहती है कि मुसलमानों को यहाँ पे बिठाए, और मतुआ कम्युनिटी जो है और हिंदू कम्युनिटी के
ये अगेंस्ट है और वो चाहती नहीं है कि बंगाल में ये सब लोग रहें। और ये जो है तृणमूल कांग्रेस कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जो कि रिजर्वेशंस देता है बैकवर्ड कास्ट और दलित्स को, जो कि ये ख़त्म कर रही है। तो काफ़ी आज जो है मोदी जी ने इनके ऊपर जो है वो स्लग फेस्ट ही हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है। अच्छा जी, मोदी जी ने एक और भी बात कर दी और इस बात पे तो वाकई ही पूरा हिंदुस्तान ही भड़क गया, लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस ने इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा कुछ रिएक्शन दिया। मोदी जी जो हैं वो एक जगह पे स्पीच कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि 75 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, लेकिन आज तक हमने महात्मा गांधी को फेमस नहीं किया। महात्मा गांधी उस वक्त फेमस हुए जब रिचर्ड एटनबरो ने अपनी फिल्म बनाई जो है 1982 में, तो उस वक्त जो है ये फेमस हुए। अच्छा जी, अब ये तो बड़ी लोग भड़क गए इसके ऊपर। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने अपने एक्स के ऊपर कहा जी कि वो लोग जो कि एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और वो आइडियोलॉजी भी अगर नथुराम गॉडसे की है जिसने कि महात्मा को मारा था, तो उनको क्या पता है कि बापू की अहमियत क्या है। क्योंकि मोदी जी ने यह भी कहा था कि हम बापू के ट्रूथ के रास्ते पे चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आपको क्या पता जो गॉडसे की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो आपका झूठ का पलंदा है ये जल्द ही घर जाएगा। राहुल गांधी जो है उन्होंने कहा जी कि ये तो पूरी एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेनी पड़ेगी और उस क्लास को फिल्म देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि महात्मा गांधी का स्टेचर क्या था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जो हैं उन्होंने कहा जी वाह 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 क्या बात है मोदी जी की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी किस दुनिया में रह रहे हैं। यानी मोदी जी का यह कहना है कि जब तक इस दुनिया में 1982 की वो गांधी फिल्म नहीं आई थी तो दुनिया को गांधी के बारे में पता ही नहीं था। तो ये तो गांधी की लेगेसी को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। इनको तो पता था गांधी की जो लेगेसी थी उसकी, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मोदी जी जो है वो गांधीयन इंस्टीट्यूशन जो है वाराणसी, दिल्ली और अहमदाबाद में उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आरसीसी के जो ये वर्कर्स हैं इनको क्या पता नेशनलिज्म जो है गांधी का क्या था। उन्होंने तो ऐसा क्रिएट कर दिया एनवायरनमेंट कि जिसके अंदर सिर्फ नथुराम गॉडसे जिसने के मारा था गांधी जी को, उसकी आइडियोलॉजी इस मुल्क में चल रही है। लेकिन 2024 के जो इलेक्शंस होंगे उसमें जीत महात्मा गांधी के भक्तों की होगी, गॉडसे के भक्तों को की जीत नहीं होगी। और उन्होंने उसके बाद एक बहुत बड़ी बात कर दी जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर जो है इसको ये बात समझनी चाहिए क्योंकि ये ऑब्वियस ही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपालन जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि गांधी मॉडर्न हिस्ट्री का दुनिया में सबसे बड़ा आइकॉन था। इंडिपेंडेंस से पहले भी और उसके बाद भी जितने भी कॉलोनाइज्ड नेशंस थे गांधी जी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे और उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। और मोदी जी ये जो नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की बातें करते हैं वो तक गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। तो ये जो मूवी है इसने इसको गांधी जी को जो है वो नहीं किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया दुनिया के अंदर। ये जो है इनकी इग्नोरेंस है और ये बापू के लिए इंसल्ट है जो इन्होंने यूज की है। ये जो आइडियोलॉजिकल फोर फादर्स हैं जो मिले हुए थे गांधी जी को मारने के लिए, वो इंतहाई इल इन्फॉर्म्ड है। उनको क्या पता कि गांधी जी का क्या स्टेचर था। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम जो थे उनको भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपने मोदी जी एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना हुआ है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो आप? एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी 1955 में, लेकिन हाँ उस मर तो वो गया था 1955 में, लेकिन उसने 1982 की फिल्म देखी होगी तो ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को कांग्रेस का पता महात्मा का पता चला होगा, क्योंकि महात्मा की वो बहुत बातें करता था। तो ये जनाब बड़ी लड़ाई ते झगड़ा जड़ा है ये हो रही है हुण उत्ते। और जनाब सुनील शेट्टी जो है अपनी हेराफेरी की टीम जो है अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ यूनाइट होते हुए नजर आएंगे। फिल्म जो आ रही है वेलकम टू जंगल उसके अंदर, और उसके अंदर बड़ा ही एक ह्यूमरस विटी से डॉन का रोल करेंगे और इन्होंने जो है अपनी शूटिंग जो है शुरू कर दी है और सूत्रों के अनुसार ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन, स्वरा भास्कर, समंथा
रूथ प्रभु, उन्होंने सब ने कहा था कि हम जो है पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हमारा दिल रोता है। और ये सारे जो ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, इन्होंने जब पैलेस्टाइन का साथ दिया तो एक बॉयकॉट बॉलीवुड एक जो है वो कैंपेन यहाँ पे शुरू हो गई है। वो बॉयकॉट बॉलीवुड जो कैंपेन शुरू हुई है उसके ऊपर पूजा भट्ट ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया और उन्होंने कहा हाँ हाँ ये फिर से जो है ये बॉयकॉट बॉलीवुड का जो है ये शुरू हो गया है तमाशा सारा। इसके अलावा बॉलीवुड के अलावा पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, माहिरा खान, सिंगर उरूज आफ्ताब, उशना शाह, सबा कमर, डायरेक्टर सरमद खुसन, इन्होंने भी सबने कहा कि हम भी पैलेस्टाइन का साथ देते हैं। माहिरा खान ने जब ये बॉम्ब पड़ते हुए देखे वहाँ पे रफा में तो उन्होंने कहा कि उस एक बच्चे की तस्वीर डाली और कहा काश मैं इसको जिस वक्त बॉम्ब पड़ रहे थे उससे पहले अपने ख्वाबों में इसको छुपा सकती। तो इस तरह के काफ़ी इन्होंने दिए हैं। बहरहाल जी बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड फिर से शुरू हो गया है। अनुपम खेर साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी तारीफ की है किरण राव के लपाटा लेडीज और दिलजीत दोसांझ स्टारर चमकीला की, और उन्होंने कहा है जी कि अब अनलोन लोगों को भी जो है वो रिकग्निशन मिलने लगी है। वो कहते हैं जी देखो कांस में जो फिल्म मेकर पायल कपाडिया और एक्टर अनुसरिया सेन गुप्ता जो हैं उनको बड़े ऑनर्स मिले हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अब आप बॉलीवुड का बड़ा नाम होंगे तभी आपको बड़े ऑनर्स मिलेंगे। कांस के अंदर जो अभी हुआ है वो समय अब और भी होएगा, क्योंकि लोग पहले भी कहानी पसंद करते थे, अब तो बिल्कुल ही ऑडियंस चेंज हो गई, अब तो ज़्यादा ही कहानी के ऊपर उनका जोर है। तो कहानी जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी और अननोन लोग जो इस तरह अच्छी चीज़ बनाएंगे उनको भी अवार्ड्स मिलेंगे। टोरंटो के अंदर एक स्टेडियम जनाब, ये जो इटोबिको का सेंट्रल पार्क स्टेडियम है इसको रीनेम किया गया है इन द नेम ऑफ फॉर्मर टोरंटो जो मेयर थे रॉब फोर्ड साहब, अब उसको रॉब फोर्ड स्टेडियम बनाया गया है। आज इस मौके पे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड साहब, मेयर ओलिविया चाओ और उनकी जो बेटी हैं स्टेफनी वो यहाँ पे मौजूद थे। और इन डग फोर्ड साहब ने भी और उनकी बेटी ने भी कहा कि जो रॉब थे उनका बड़ा इंटरेक्शन प्लेयर्स के साथ रहता था और वो बड़ी हेल्प करते थे लोगों को चैंपियनशिप्स जीतने के लिए, और एज अ मेयर भी वो लोगों को बड़ा ख्याल करते थे। वो उनका फर्स्ट लव था और सेकंड लव उनका होता था फुटबॉल के साथ। ये बातें उनकी बेटी ने कही और उनके भाई ने भी उनकी आज बहुत तारीफ़ें की। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं जी, ही हैज़ इम्प्रूव 3 प्लेसेस इन लेटेस्ट T20 प्लेयर जो बॉलर्स के जो रैंकिंग है उसके अंदर। एज अ रिजल्ट ही इज़ ऑन नंबर 12 और इनका जो है इनके पास पॉइंट्स हैं 631 इन द लेटेस्ट ICC रैंकिंग्स। इंग्लैंड के जो आदिल राशिद हैं वो नंबर 1 पे हैं, सेकंड नंबर पे श्रीलंका के वनिंदु हसारंगा हैं, थर्ड नंबर पे इंडिया के अक्षर पटेल हैं, हारिस रऊफ जो हैं 25th नंबर पे हैं। तो एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का कोई भी इनके अलावा जो बॉलर है वो फर्स्ट 20 के अंदर नहीं है। हारिस रऊफ जो है 25th पे है 574 नंबर्स के साथ। अफगानिस्तान के राशिद खान 7वें नंबर पे हैं। टॉप 20 बैटर्स में अलबत्ता पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 3rd नंबर पे और बाबर आजम जो है 4th नंबर पे हैं विद 769 एंड 761 नंबर्स। इंडिया के सोम कुमार यादव जो है नंबर 1 पे हैं। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट नंबर 2 पे हैं। इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं जॉस बटलर 7th नंबर पे हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी जो है उसके अंदर श्रीलंका का हसरंगा जो है विद 228 पॉइंट्स जो है वो टॉप पे है। नंबर 2 पे बांग्लादेश का शकीबुल हसन और पाकिस्तान के फिर इमाद वसीम और शादाब खान जो है 12th नंबर पे हैं। फॉर्मर इंडियन बैटर गौतम गंभीर जो कि मेंटर हैं KKR के भी, वो उनकी अब खबरें आ रही हैं कि शायद वो जो हैं इंडिया टीम के नेक्स्ट हेड कोच जो हैं हो सकते हैं। वो कहते हैं जी कि उनकी बातचीत BCCI और उसके जो सेक्रेटरी हैं जय शॉ उनके साथ चल रही हैं और मोस्ट लाइकली इन्होंने अपने लिए एप्लीकेशन डाली थी जिसकी कि डेडलाइन May 27 थी और हो सकता है कि अब इनको जो है सिलेक्ट किया जा सकता है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया। इंडिया मेंटेन्स द टॉप पोजीशन एट ICC रैंकिंग्स अहेड ऑफ मेंस T20 वर्ल्ड कप। इन्होंने जो अभी इनऑग्यूरल सेशन जो था ये T20 का विन किया था 2007 में और अभी भी जो मैचेस विन किए हैं उसकी वजह से टॉप के ऊपर अभी है एज अ टीम। दे हैव 264 नंबर्स। 2021 के जो चैंपियंस हैं ऑस्ट्रेलिया वो नंबर 2 पे है 257 पॉइंट्स के साथ। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड जो है वो 3rd नंबर पे है विद 254 पॉइंट्स। वेस्ट इंडीज़ बड़ा सरप्राइजिंगली 4th नंबर पे आया है विद 252 पॉइंट्स। न्यूजीलैंड हैज़ 250 पॉइंट्स। पाकिस्तान एंड श्रीलंका साउथ अफ्रीका जो हैं पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका हैव 244 पॉइंट्स। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा स्लाइटली आगे है साउथ अफ्रीका से इन डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल पॉइंट्स तो ऐसे है आगे है बस।